अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा तालिबात, आइए आज हम अपनी दरसी किताब में सबक नंबर 2 सिपाही और बटमार इस सबक का मुताला करने जा रहे हैं। आप अपनी किताबें अपने सामने रखिए। सफ़ा नंबर 7 पे सबक है, सबक नंबर 2, नाम है सिपाही और बटमार। मुसन्निफ़ का नाम है शमसुर रहमान फारूकी। इसमें देखते हैं पेश दर्स में आपने गुज़िश्ता जमात में मौलवी अब्दुल हलीम शरर के नावल फिरदौस बरी के इक़्तिबास का मुताला किया है। ये नावल एक तारीखी नावल है जिसमें एक ख़ास ज़माने के कुछ हकीकी और कुछ तख़य्युली किरदार मखसूस वाक़ियात से गुजरते हैं। यहाँ लफ्ज़ तख़य्युली आया, इसका मतलब है कि ख़यालात, तख़य्युलात। तारीखी नावल में अक्सर तारीख के हकीकी किरदार से कम सरोकार रखा जाता है। इनका वजूद नावल के वाक़ियात को हकीकी रंग देने के लिए मुआविन हो सकता है। फिरदौस बरी में वाक़िए का तारीखी पस मंज़र हकीकी है, लेकिन उसके किरदारों पर बीतने वाले वाक़ियात तख़य्युली है। इसी तरह नावल कब्ज़े ज़मा में जिससे ये इक़्तिबास माखूज़ है, यानी ये सबक नावल कब्ज़े ज़मा से लिया गया है। हिंदुस्तान की तारीख का एक ख़ास ज़माना वाक़ियात के पस मंज़र में मौजूद है। ये लोधी ख़ानदान का ज़माना है जिसमें सिकंदर लोधी के एक सिपाही के साथ गुज़रने वाले हादिसे को बयान किया गया है। नावल का दर्ज झेल वाक़िया 16वीं सदी के हिंदुस्तान के मुख्तसर मुआशरे की तस्वीर पेश करता है, जिसमें बादशाह, अवाम, अमीर, सिपाही और राहज़न जैसे किरदार सामने आते हैं। यहाँ मुराद राहज़न यानी राह में लूटने वाले। इन तस्वीरों के इम्तिज़ाज से मालूम होता है कि समाज के मज़कूरा अफराद का आपसी रब्त ज़ब्त कैसा था। अज़ीज़ तलबा तालिबात, ये हुआ पेश दर्स जिसमें 2-3 अल्फाज आए थे जो ज़रा मुश्किल थे। एक लफ्ज़ था राहज़न, राहज़न यानी राह में लूटने वाला, लुटेरा या लुटेरे। दूसरा लफ्ज़ था इम्तिज़ाज, जिसके माने होते मिलावट। और तीसरा लफ्ज़ था तख़य्युली, जिसके माने होते ख़यालात या तख़य्युलात। अब आइए हम शमसुर रहमान फारूकी के बारे में जान पहचान देखते हैं। शमसुर रहमान फारूकी 1935 ईस्वी में प्रतापगढ़ यानी उत्तर प्रदेश में पैदा हुए। उन्होंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से MA तक तालीम हासिल की, मास्टर ऑफ आर्ट्स में तालीम हासिल की और इंडियन पोस्टल सर्विस में पोस्ट मास्टर जनरल के ओहदे से वजीफा याब हुए, यानी वहीं से वो रिटायर हुए, सुबुकदोश हुए। उनकी अदबी खिदमत के सिले में मुल्क और गैर मुल्क की यूनिवर्सिटी ने उन्हें अपनी एजाजी डिग्रियों से सरफराज किया। सवार उनके अफसानों का मजमुआ है। उनका नावल कई चांद थे सर आसमां जदीद अदब में क्लासिक की हैसियत रखता है। शमसुर रहमान फारूकी बुलंद पाया शायर, नक्काद और फिक्शन निगार है। महानामा शब खून के मुदीर की हैसियत से अदबी सहाफत में भी वो मुमताज मकाम रखते हैं। मीर और गालिब के शाहरे के अलावा उन्होंने मुतरजिम के तौर पर भी अपनी शनाख्त बनाई है। मुल्क की आज़ादी के बाद जिन नक्कादों ने मगरबी नज़रियात को उर्दू में मुतारिफ करवाया और तनकीदी अदब को वुसअत अता की, इनमें फारूकी साहब का नाम अहमियत का हामिल है। उन्होंने शायरी में ज़ुबान की अहमियत और नौइयत, हैयत व मौजू की वहदत और तरसील व अबलाग के मसले पर तफसील के साथ लिखा है। उन्होंने अपने मज़ामीन में लफ्ज़ व मानी के रिश्ते पर खुसूसी बहस की है। मीर व गालिब के अशार की तशरीह व ताबीर में उन्होंने मगरबी तनकीदी नज़रियात के पहलू क्लासिकी निज़ाम फ़न को खुसूसियत के साथ मद्देनज़र रखा है। उनकी पहली तसनीफ़ लफ्ज़ व मानी है। इसके अलावा शेर, गैर शेर और नसर, उरूज़, आहंग और बयान, अफसाने की हिमायत में शेर, शोर अंगेज़, ताबीर की शरह वगैरह उनकी मशहूर किताबें हैं। अज़ीज़ तलबा, ये था शमसुर रहमान फारूकी के बारे में, मुसन्निफ़ के बारे में जान पहचान, जिसमें किताब का नाम आया था शेर, शोर अंगेज। ये किताब अपनी लाइब्रेरी में मौजूद है। इंशाअल्लाह आइंदा ये किताब आपको दिखाई जाएंगी।
पढ़ने का आपको इंशाअल्लाह ताला मौका मिलेगा। इसमें बताया गया कि शम्सुर रहमान फारूकी एक बेहतरीन नक्काद, नक्काद यानी तनकीद करने वाले, और तनकीद किसे कहते हैं कि जो खड़े और खोटे में हमें फर्क बताए, यानी सामने वाले की गलती को इस अंदाज में बयान करना कि सामने वाले को बुरा भी महसूस न हो और उसको अपनी गलती का एहसास हो। तो बेहतरीन नक्काद थे। आइए अब यहाँ जो उन्वान है सिपाही और बटमार, तो इसमें हम देखते हैं कि बटमार किसे कहते हैं। अब ये बट जो लफ्ज है जिसके माने होते हैं आम जुबान में बटुआ, यानी अपनी जुबान में पर्स भी कहेंगे उसको, पैसे रखने की जगह जहां पैसा रखा जाता है। मार यानी मारने वाला, चोरी करने वाला, चोरी मारना, चोरी करना। तो यहाँ मुराद हुए बटमार की मीनिंग मानी हुए राहजन या रहजन, जिसको आप आम जुबान में लुटेरे कहेंगे या लुटेरा कहेंगे, लुटेरे कहेंगे या लुटेरा। ऐसा इंसान जो रास्ते में चलते हुए मुसाफिर को, सफर करने वाले मुसाफिर को रास्ते में लूट लेता है, ऐसे को राहजन भी कहा जाता है, लुटेरा भी कहा जाता है, बटमार भी कहा जाता है, पॉकेट मार भी कहा जाता है। आइए हम सबक की इब्तिदा करते हैं। एक बार थानेसर के इलाके से इत्तला आई कि हिंदुओं ने एक तालाबे कदीम को अजसर नौ तामीर करके वहां मेला एक माह बमाह मुनक्किद करना शुरू किया है और पूजा पाठ भी करते हैं और घंट नाकूस भी बजते हैं। बस इस बाब में हुक्म आली क्या सादिर होता है। अब ये सिपाही है, वो बता रहा है कि एक इलाका है थानेसर, उस इलाके में गैर ईमान वालों ने एक कदीम तालाब था, कदीम और जदीद, कदीम यानी पुराना, जदीद यानी नया। तो उस कदीम तालाब को असर नौ फिर से उसकी तामीर करवाई और वहां अपनी इबादत करने लगे, पूजा पाठ करने लगे हैं। लिहाजा उन्होंने सोचा कि इसके बारे में बादशाह क्या हुक्म सादिर करता है। सुल्तान वाला शाह ने मुफ्ती आजम से मुशावरत करके फरमान लिखवाया कि वह अपने मजहब पर है, पर जब तक उनके मनासिक व रसूम के बाइस कोई खतरा अमन व अमान के लिए न हो, उनसे हरगिज कुछ तारुज न किया जाए। यह लफ्ज है मुनासिक, मुनासिक का मतलब इबादत गाह, जहां गैर ईमान वाले इबादत करते हैं उसको इबादत कहा जाता है, मनासिक कहा जाता है। और लफ्ज है रसूम, रसूम एक लफ्ज है रसूम, ये जमा है रस्म की, यानी गैर ईमान वाले अपनी इबादत भी करते हैं, रस्म और रिवाज भी वहां मनाते हैं। तो उसके बारे में सुल्तान ने मुफ्ती आजम से, उस वक्त के दीनदार लोगों से राय मशवरा करके पूछा कि क्या किया जाए। उन्होंने कहा कि वो अपना काम कर रहे हैं, अपनी इबादत कर रहे हैं, उन्हें अपनी इबादत करने दी जाए। जब अमन को खतरा लाहक हो जाएगा तो हम उसके बारे में आगे सोचेंगे। लेकिन यहाँ उन्होंने कहा कि फिलहाल वो इबादत कर रहे, उन्हें इबादत करने दो। इंतजाम सल्तनत में होशियारी और खबरदारी की गरज से हजरत दहली और उसके गर्द नवाह में 80,000 मुस्लिम फौज हर वक्त तैयार रहती थी। अब ये आम बात है कि पुराने ज़माने में और आज भी के इलाके की हिफाजत के लिए हमेशा फौज, लश्कर या फिर जिसको हम अपनी ज़ुबान में आर्मी कहेंगे, ये तैयार रखी जाती थी। उस दौर का ये वाक़या है। उस वक्त भी सुल्तान ने हमेशा एक ऐसी फौज तैयार करके रखी थी जो जहां कहीं भी अमन का खतरा हो तो उस फौज को फौरन रवाना किया जाता था। कहीं से जरा भी बदआमनी की खबर आई और जूश सुल्तानी हरकत में आ गए। यहाँ लफ्ज है जूश के माने होते हैं फौज या फौजे। जूश के माने क्या होते हैं? फौज या फौजे। यानी जरा भी कहीं ऐसी बात मालूम हो जाए कि यहाँ अमन को खतरा है तो फौरन वो फौज हरकत में आ जाती थी और जाए वारदात पर पहुंचकर वहां अमन को बरकरार रखने का काम करती थी। तुगलकाबाद, गयासपुर, बेगमपुरा, सिरी और केलो खेरी में पाए तख्त के पुराने शहर थे। इन सब में मैदान वसी व मुर्तफा व मुसत्ता देखकर फौजों के लिए मुकर्रर कर दिए गए थे। यानी जो इलाके हैं, इन इलाके को देखकर बुलंद व बाला और चौड़े इलाकों में ऐसी फौज तैयार रखी जाती थी ताकि वक्त पड़ने पर, जरूरत होने पर वो फौज फौरन रवाना हो जाए और जहां कुछ अमन में
अमन को खतरा लाहक होता है वहां जाकर फौरन अमन कायम कर सके। मुकर्रर कर दिए गए थे। मैं जिस फौज में था वो गयासपुर से जरा ओरे किनारे जमुना पर कयाम करती थी। यानी मैं जिस फौज में था वो गयासपुर से जरा वरे किनारे जमुना पर कयाम करती थी। यानी सिपाही खुद अपने बारे में बता रहे हैं कि मैं भी जिस फौज में काम करता था वो भी जमुना के किनारे रहती थी। इस नदी को जिन लोगों ने इस नदी को देखा वही उसकी वसी पाट का कयास कर सकते हैं। यानी जिन लोगों को इस नदी के बारे में मालूम है वही लोग इस नदी के बारे में जानते हैं या पहचानते हैं, या उन्हीं को मालूम है कि कितनी वसी नदी है। बरसातों में नदी पर दरियाए आजम का गुमान होने लगता। गाजियाबाद में हैंडन के विरले किनारे से कुछ आगे जुनूब की तरफ लेकर ओखले तक सारा इलाका पानी से भर जाता। सिपाही का कहना यह है कि जिस फौज में वो काम करते थे और जिस इलाके में रहते थे वो इलाका बरसात के मौसम में, जैसे अपने यहाँ हम देखते हैं जब बारिश आती है तो नदी का पानी किस तरह से नदी के बाहर निकलकर अतराफ में फैल जाता है और पूरी नदी भर जाती है। इसी तरह इनका कहना है कि ये इलाका पूरा पानी से भर जाता था। इसी बिना पर इस इलाके को खलकुल्ला तंजन पटपर गंज कहने लगी थी। यानी गंज यानी खजाना, लेकिन किस चीज का खजाना? तंजन खलकुल्ला अल्लाह की मखलूक जो वहां लोग रहते थे वो तंजन इस इलाके को पट पर गंज कहने लगे थे। कहने का मतलब यह है कि उसको खजाना कहा जाता, लेकिन खजाना किस चीज का देखो। हालांकि वहां मच्छरों, पशुओं, जूकों और दीगर लिसा कीड़ों के सिवा गंज के नाम पर कुछ न था। वो कह रहे थे इसको खजाना कहा जाता था, लेकिन खजाना कौन सा? पहले पिस्सुओं का। पिस्सुआ यानी क्या? ऐसा कीड़ा जो बहुत ज्यादा जहरीला रहता है, उसके काटने से इंसान के अंदर जहर फैल जाता है। जूको यानी कैसा परिंदा है जिसके काटने से खुजली होती है, या फिर ऐसे जो लगाने पर इंसान के अंदर जो मौजूद खून है, खराब जो खून होता है उसको निकालने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। और लिसा कीड़े ऐसे कीड़े जो डसने का काम करते हैं, तो इनके सिवा कुछ भी नहीं था। मतलब जहरीला इलाका था, इलाके में जहरीले जानवर पाए जाते थे। वल्ला वो भी क्या जमाने थे, 12 बरस में मेरा दरमाहा 12 तिनके से बढ़ते बढ़ते 20 हो गया था। मुसन्निफ सिपाही कह रहा है कि वो जमाना था जब उनकी तनख्वाह सिर्फ 12, उनकी जो तनख्वाह थी वो 12 तिनके से, मतलब 12 जो उनके हिसाब से जो तिनके कहा जाता है उस वक्त की जो रकम रहेंगे वहां से 12 से लेकर 20 तक हो गया था। और उस पर वो खुशी महसूस कर रहे थे। उस दौर में दाम जो होते थे चीजों के वो कम होते थे और कम पैसे पर लोग अच्छा गुजारा कर लेते थे। उस जमाने में 5 दिन का महाना पाने वाले उजले खर्च से रहते थे। उनका कहने का मतलब जिनको 5 दिन का भी मिल जाता था, उस जमाने जो भी रहेंगे 5 दिरहम 5 दिनार, तो उस जमाने जिसको 5 दिन के मिल जाते थे उनका गुजर बसर एक महीने बहुत आसानी के साथ हो जाता था। सुल्तान बहलुल लोदी को अल्लाह बख्शे, उनका जारी किया हुआ तांबे का सिक्का बहलुली कहलाता था। यानी सुल्तान जो है लोदी जो थे, सुल्तान बहलुल लोदी जो थे, उन्होंने एक सिक्का जारी किया था जिसको बहलुली सिक्का कहा जाता था। वो अब भी राइज था और उसमें ताकत इस कदर थी कि आदमी यहाँ से कौल तक का सफर अपने घोड़े के साथ करता तो एक बहलुली उसके लिए काफी होता। इनका कहने का मतलब यह है कि उसमें इतनी बरकत होती थी और वो इतना काम देता था कि अगर एक सिक्का लेकर चलते थे तो एक इलाके से दूसरे इलाके तक जाने तक वो सिक्का बाकी भी रहता था, उसमें से भी कुछ पैसे बचते थे। मुझे अपने घोड़े के साजो युराक, साएं और असलह के देखभाल पर बहुत सर्फ करना पड़ता था। फिर भी मैं हर महीने 3 से 4 दिन के घर भिजवा दिया करता था। अब ये कह रहे कि मुझे अपने घोड़े के साजो युराक, अब साज यानी सामान, युराक यानी लड़ाई का सामान, तो लड़ाई का सामान जो था उसके इस्तेमाल में लगने वाली जो अशिया थी उस पर ज्यादा खर्च करना पड़ता था, सर्फ करना यानी खर्च करना पड़ता था। फिर भी मैं हर महीने 3-4 दिन के घर भिजवा दिया करता है। अपनी तनख्वाह में से मिलने वाली जो रकम रहती थी
उन रकम में से भी 3-4 दिन के बच जाते थे मेरे, और उनको मैं घर रवाना करता था। अजीज तुलबा, ये आज हमारा इस सबक का हिस्सा जो था, वो आज हम यहाँ रुकते हैं। इंशाअल्लाह आइंदा लेक्चर में इससे आगे की सबक आपको पढ़ाई जाएगी।